नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम धामी ने किया सफल निवेशकों का सम्मान। 43 बड़े निवेशकों और 24 एमएसएमई उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। कहा, उद्यमियों ने कोविड काल में निवेश पर बनाया निवेश का माहौल। देहरादून में आसरा ट्रस्ट की सराहनीय पहल। 200 वंचित बालिकाओं के लिए बनाया गया आश्रय गृह। सीएम धामी ने किया लोकार्पण तो ट्रस्ट के प्रयास को सराहा। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू। जिलाधिकारी सीडीओ ने नामांकन स्थलों का किया निरीक्षण। 26 सितंबर को मतदान, 28 को होगी मतगणना। यूके SSC परीक्षा घोटाले मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने संशोधन के लिए कोर्ट से मांगा समय। उच्च स्तरीय जांच की मांग। अगली सुनवाई 12 सितंबर को। भर्तियों में धांधली को लेकर छात्रों और बेरोजगारों युवाओं का प्रदर्शन। रैली निकालकर जताया विरोध। सभी भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में निवेशक सम्मेलन के प्रस्तावों पर अब तक 35,000 करोड़ से अधिक निवेश की 600 परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया, जिनसे 79,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। कोविड महामारी के बाद राज्य में कई बड़े निवेशकों ने निवेश कर उत्पादन शुरू किया। इसी को लेकर निवेशक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 67 उद्यमियों को सम्मानित किया, जिसमें 43 बड़े निवेशकों और 24 एमएसएमई उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। In Uttarakhand, GAIL Gas has presence in Dehradun and Haridwar. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जीजीआईसी में आसरा ट्रस्ट की ओर से 200 वंचित बालिकाओं के लिए बनाए गए आश्रय गृह का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आसरा ट्रस्ट ने निराश्रित और वंचित बालिकाओं के लिए आश्रय गृह का निर्माण कराया है, जिसमें हर सुविधा देने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करता है, उनका जीवन सफल होता है। इस दौरान विधायक खजान दास, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, प्रबंध निदेशक हेल्प अलायंस आंद्रे पांडकॉफ समेत अनेक लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त भू कानून को लेकर कमेटी की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में सशक्त भू कानून की मांग लंबे समय से उठ रही है। ऐसे में सरकार की जो जिम्मेदारी है, उन्होंने मुख्य सेवक की जिम्मेदारी ग्रहण करने के बाद से इस दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया था। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार का अधिकार है कि राज्य की जल, जंगल, जमीन बची रहे। इस दिशा में जिस सख्त कानून की जरूरत पड़ेगी, उसे अपनाने में सरकार नहीं हिचकिचाएगी। लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून की आवश्यकता और जरूरत लगातार इस पर चर्चा होती रही है। और पिछले साल मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब ये दायित्व मुझे मिला, जिम्मेदारी मिली, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, अनेकों संगठनों के लोग जो उत्तराखंड के बारे में चिंता करते हैं,
उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भू कानून होना चाहिए। उसको लेकर हमने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कल ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं और हमारा मानना है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी यहाँ पर ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, मिसयूज हुआ है, वो मिसयूज न हो। किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड की जो हमारी ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। अल्मोड़ा प्रवास के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2025 तक प्रदेश में लैंगिक अनुपात में समानता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सरकार की ओर से बालिकाओं के जन्म से लेकर वयस्क होने तक विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। भूमि के रूप में जाना जाता है, तो मैं मानती हूँ कि इस देवभूमि को देवी की भूमि बनाना है तो निश्चित रूप से हमें लैंगिक समानता की ओर बढ़ना पड़ेगा। लड़की को पैदा होने से लेकर लड़की को पैदा होने के बाद के दोनों हमको समान अवसर देने होंगे। जब ये समान अवसर हम दे देंगे तो निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड जो है वो देवी की भूमि में भी जाना जाएगा। और साथ साथ में मैं ये कह सकती हूँ कि जो हम लैंगिक समानता 2025 में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम कह रहे हैं कि ये दोनों समान रूप से आने चाहिए, और वह भी उस दिशा में हम लोग जो है गंभीर प्रयास कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड के किच्छा से है, जहां भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल का भाजपाइयों ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार किच्छा पहुंची आशा नोटियाल का महिला कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। नोटियाल ने महिलाओं से एकजुट होकर पार्टी हित में कार्य करने का आह्वान किया। इस दौरान आशा नोटियाल ने केंद्र राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। महिलाओं को जोड़ना है, महिला मोर्चा मजबूत बनाना है और आने वाले समय में मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। महिला मोर्चा बूथ लेवल तक काम करती हैं और आपने देखा होगा कोरोना काल हो, चाहे राम मंदिर के लिए राम मंदिर के लिए जो पैसा एकत्रित हो रहा था मंदिर निर्माण के लिए, हमेशा महिला मोर्चा सक्रियता के साथ काम करता है। आज हमारी नवनिर्वाचित आशा नौटियाल जी यहाँ पर किच्छा में आई और महिलाओं को बहुत अच्छी दिशा निर्देश दे करके गई हुई हैं। उन्होंने कहा महिलाओं से कि एकजुट होकर के हमने सबने काम करना है और जो 2024 के चुनाव आएंगे उसमें सभी लोगों को अच्छी तरीके से भागीदारी निभानी है। और जो हमारे मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए भी चलाई हैं, वो महिलाओं का भी हमारी महिलाओं को भी भरपूर लाभ मिल रहा है उसका, तो इससे हमारी महिलाएं बहुत ही खुश हैं। हरिद्वार में 26 सितंबर को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में जिला अधिकारी और सीडीओ ने नामांकन स्थलों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि हरिद्वार के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी ब्लॉक में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए अलग अलग काउंटर स्थापित किए गए हैं। ब्लॉक बहादुराबाद में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 10 काउंटर तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पद के लिए अलग से 4 काउंटर स्थापित किए गए हैं। प्रत्याशियों के नामांकन की व्यवस्थाओं के लिए समुचित बैरिकेडिंग एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने हेतु भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने पूर्ण मनोयोग से निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया आज से 8 सितंबर तक जारी रहेगी। 8 सितंबर को 3 बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री की जाएगी। 9 सितंबर से 11 सितंबर तक नामांकन प्रपत्रों की जांच की जाएगी। 12 सितंबर नामांकन वापसी के लिए रिजर्व है। 13 सितंबर को निर्वाचन प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। वहीं सितंबर 26 को मतदान हो तो वहीं 28 सितंबर को मतगणना होगी। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां यूके SSSC परीक्षा घोटाले में हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता से पूछा है कि एसटीएफ किन लोगों को
बचा रही है, क्योंकि कोई ऐसे नाम है तो बताएं ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। दूसरी ओर याचिकाकर्ता ने संशोधन के लिए कोर्ट से समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने 12 सितंबर तक का समय दिया है। हालांकि सरकार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता मेंटेनेबल नहीं है, वहीं सिर्फ राजनीतिक कारणों से दाखिल की गई है। बता दें कि नेता उपसदन भुवन कापड़ी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि इस परीक्षा घोटाले में कई बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन एसटीएफ मास्टर बाबू और छोटे लोगों की ही पकड़ रही है। वहीं जबकि इस घोटाले में 2 राज्यों में फैला है, जिसमें मंत्री समेत बड़े अधिकारी भी शामिल है। ऐसे में सीबीआई से जांच करवाने की मांग की गई है। यूके ट्रिपल एससी संबंधित घोटाले से एक याचिका आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है, जिसमें काफ़ी सुनवाई के पश्चात जो याचिका करता है उसने याचिका में संशोधन करने के लिए समय मांगा है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका में संशोधन करने के लिए याचिकाकर्ता को समय प्रदान किया गया। उन्होंने स्पेसिफिक ये कहा कि आपको स्पेसिफिक एलिगेशन किसके अगेंस्ट हैं वो अपने संशोधन में लेके आए। अल्मोड़ा के भिकिया सैंड में बीते दिनों हुई दलित युवक की हत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस घटना को लेकर लालकुआं में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि एक दलित युवक की हत्या कर दी गई है। यह घटना प्रदेश एवं देश को शर्मसार करने वाली है। उन्होंने प्रदेश सरकार से दलित उत्पीड़न पर सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग की है। गोलापार में अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में जल्दी दलित अत्याचारों पर रोक नहीं लगाई गई तो समाज के लोग उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैंने पढ़ा था अमर उजाला और हिंदुस्तान, उसमें बड़े जोर जबरदस्त तरीके से उन्होंने पेश किया है और अच्छी बात भी है। लेकिन दुख इस बात का है कि मोटा हल्दों के अंदर एक हमारी शिल्पकार समाज की बालिका का गला काट दिया गया, उस पर भी जबकि माननीय मंत्री जी द्वारा भी एसएसपी साहब से भी बातें की, उस पर क्या सुनवाई हो रही है अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और दूसरा अभी तत्काल ये मामला निपटा नहीं था तो दूसरा तुरंत अभी अल्मोड़े में जगदीश चंद जी की, जिन्होंने वास्तविकता में एक संवैधानिक तरीके से विधायक पद का चुनाव उन्होंने लड़ा, उसके बावजूद भी सरेआम उनका अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई। ये कब तक ऐसा चलेगा? और इससे पहले भी 80-82 के दौर पर उसी भतरौज खान के क्षेत्र में 14 शिल्पकारों को जिंदा जला करके मार दिया गया। ये पिछले कई वर्षों से जो यातनाएं झेल रहा है उत्तराखंड का आज ये गरीब वर्ग, इस वर्ग के देख रेख करने वाला कोई मसीहा के रूप में अगर कोई आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं तो आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि ऐसे अगर माहौल बनता रहा, लोग कानून को तोड़ करके अपने हाथों में लेते रहेंगे तो दंगा होना निश्चित है। उत्तराखंड सरकार और शिक्षा विभाग एक अनोखी पहल करने जा रहे हैं, जिसके तहत राज्य में गरीब, अनाथ और कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से प्रत्येक जिले में आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बच्चों की देखरेख और खाने पीने की व्यवस्था शिक्षा विभाग की ओर से किया जाएगा। के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं और इसमें उन गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो कि आर्थिक रूप से बहुत दिक्कत में हैं या जिनके माँ बाप जो है उनसे बिछुड़ चुके हैं। ऐसे बच्चों को हम अपने हर जिलों में एक एक हॉस्टल बना रहे हैं, उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था जो है सरकार। यूके ट्रिपल एससी और विभिन्न विभागों में बैकडोर से हुई भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर चमोली में छात्रों और बेरोजगार युवाओं ने सैकड़ों की संख्या में एक विशाल रैली का आयोजन किया। रैली में छात्रों ने मांग की थी कि प्रदेश में भर्तियों में हो रही गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से हो। उन्होंने कहा कि भले ही उत्तराखंड सरकार जांच करवाकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन एसटीएफ उत्तराखंड के उन भ्रष्टाचारियों तक नहीं पहुंच पाएगी जो मूल रूप से इस पूरे खेल को खेल रहे हैं।
हमारे जो रैली है उसका जो मेन मोटो है वो हमारे जो पेपर में उत्तराखंड में जो पेपर है, जो कंपटीशन है, उसमें जो धांधलियाँ हो रही उसकी निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच इसलिए हो क्योंकि जो एक गरीब तबके का बच्चा है वो मम्मी पापा पत्थर रख करके, छाती में पत्थर रख करके पढ़ाते हैं, लेकिन जो हमारे आयोग है या कह सकते हैं कि जो हमारे परीक्षा प्रभारी है वहाँ पे बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। को पता है यहाँ पे बहुत से छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तराखंड के युवाओं का था एक सपना जिसको तोड़ा उत्तराखंड के अपनों ने ही, क्योंकि उन्होंने मतलब बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है। और यहाँ तक कि हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे सर थे, उन्होंने उनके रिलेटिव उत्तराखंड में तो बिहार से लेकर के आए हैं और उत्तराखंड में उन्होंने उनको भर्तियाँ दी है। उत्तराखंड में यहाँ तक कि अब आर्मी की भर्तियों में भी घोटाले हो रहे हैं। तो सर हम चाहते हैं कि अभी तो ये एक छोटे से गोपेश्वर के एक छोटे से शहर कुछ 100,000 लड़कों ने, युवाओं ने ये आंदोलन किया है, तो अगर इसका समाधान नहीं किया गया, अगर सीबीआई जांच नहीं करवाई गई, तो पूरे उत्तराखंड के हजारों करोड़ों की संख्या में सभी छात्र सड़कों पर उतर जाएंगे। अल्मोड़ा में डाउनग्रेड वेतन के निर्णय पर कर्मचारियों में भयंकर आक्रोश है, जिसके चलते डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें डाउनग्रेड वेतन का विरोध व्यक्त किया गया। महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने हाल ही में जो वेतन विसंगति तालिका जारी की है वह कर्मचारियों के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि मांगें नहीं मानी गई तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। डाउनग्रेड के संबंध में हमारे महासंघ द्वारा एक चरणबद्ध तरीके से हमें कार्यक्रम दिया है। सर्वप्रथम हमने ज्ञापनों के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय और जो हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री को पहुंचाया है। तत्पश्चात भी अगर शासन इसमें बेरुखी करता है या इनको नहीं मानता है तो हमारा एक कार्यक्रम रहेगा कि हम पूर्णतः आंदोलन की ओर कूदेंगे और अपनी मांगों को पूरा करके ही दम लेंगे। गदरपुर के निर्माणाधीन बाईपास पर महतोज पुलिस चौकी के सामने किसानों के खेतों पे जाने वाली मोटरों के विद्युत तार अज्ञात डंपर के द्वारा तोड़े जाने के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि 10 से 15 दिन पूर्व अज्ञात डंपर ने हमारे बिजली के तार तोड़ दिए थे, जिससे लंबा समय बीतने के बाद भी किसी कर्मचारी अधिकारी ने हमारी बात नहीं सुनी, जिससे मजबूर होकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। नहीं है कि हमारे धान सूख रहे हैं, इस टाइम धान निकलने पे हैं, इन्होंने लैंड काट दी है यहाँ 11,000 की। हम कई दिन से इनके पास आ रहे हैं, ये कहते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे। फिर उस दिन हमने 3-4 दिन हो गए, हम रोड पे आए थे, पुलिस आई थी, पुलिस ने कहा कि हम शाम तक लैंड चालू करवा देंगे। फिर हम पुलिस के पास 2-3 चक्कर गए, पुलिस ने कहा कि भी हमारी नहीं मान रहे, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। अब फिर हमने इन्हें फ़ोन करा, ये हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा धान का हुआ है जी। हमारी जो लाइन है हाईवे के पास ऊपर से गुजर रही थी, हाईवे वालों ने हमारी लाइन काट दी हमारी। हमने इनसे बोला लाइन लगाने के लिए, बोला लाइन लगाते हैं, हमारी तार आ रही है, लेकिन इन्होंने हमारे खेत तार नहीं लगाई। ਲਈ ਆ 43,000 ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11,000 ਦੀ ਤਾਰ ਤੋੜਤੀ ਆ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 50 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। मैं बुढ़ा बंदा है, इन्हों दे चक्कर ला खप गया। उत्तराखंड के रुड़की स्थित शंकरपुरी गांव में संदिग्ध बीमारी से एक महिला की मौत हो गई है। वहीं महिला की मौत से गांव में दहशत का माहौल बन गया है। दरअसल शंकरपुरी गांव में बुखार से बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित है। यहां कई ग्रामीणों की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में पिछले 2 दिनों से स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गाँव में डेरा डाले हुए है। इस बीच ग्रामीणों में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर गहरा रोष है। उनका कहना है कि गाँव में पिछले 1 माह से बुखार का प्रकोप चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की ओर से गांव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे गांव में जो ये वायरल फीवर है बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसमें हमारे गांव में 400 से 500 परिवार रहते हैं, जिसमें हर घर में 2 से 3 लगभग इतने मेंबर्स हर घर में पड़े हैं। और आज मॉर्निंग में भी हमारे यहाँ पे एक नाई है जिनकी बीवी की डेथ हुई है। इस गांव में समस्या बहुत ज़्यादा है, डेंगू की समस्या सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे किसी ही स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से जो भी है दवाई वगैरह की जांच के वो कराई है छिड़काव,
किसी प्रशासन से या किसी स्वास्थ्य विभाग की टीम से कोई सहायता नहीं मिल पाई है। कल आए थे, कल से अभी तक कोई उनका रिपोर्ट का आता पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता उन्हें। और जो पेशेंट की डेथ हुई है वो अभी उसको कल से फीवर था और ये बता रहे हैं कि ये SRM हॉस्पिटल में इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उसका वहीं टेस्ट कराया। कल हमारी टीम भी आई थी, यहाँ पे कैंप लगाया था, पर इन्होंने पहले ही दूसरी जगह टेस्ट करा दिया। खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां गैस लीक मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में चूहे के पोस्टमार्टम की घटना चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसके चलते गैस रिसाव की चपेट में आए चूहे का पोस्टमार्टम करवाकर किया गया है। वहीं चूहे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार चूहे की मौत किस गैस की चपेट में आने से हुई है, जिसके बाद इस पूरे मामले में गिरफ्तार आरोपियों को सजा दिलाने में पुलिस को पुख्ता सर्टिफिकेट एविडेंस मिल जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों कबाड़ के गोदाम में जहरीली गैस रिसाव होने के बाद प्रशासन सहित 38 लोगों की हालत बिगड़ गई थी। मामले में पुलिस ने कबाड़ी और सिलेंडर बेचने वाले इस जल संस्थान के डेली वेज कर्मी को गिरफ्तार कर गैस जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे डेली वेज कर्मी वीरपाल की पुलिस तलाश कर रही है। इसमें रिसेंटली एक गैस लीक करने की दुर्घटना हमारे यहाँ हुई थी, जिसमें हमने अभियोग भी पंजीकृत हुआ है। और इसमें अभियोग पंजीकृत करने के बाद जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उसमें कुछ मृत चूहे हमें मिले थे गैस सिलेंडर के पास, जिनमें से एक चूहे को हमने पशु चिकित्सक की जो टीम थी पशु चिकित्सकों की, उनके सहायता से हमने इसको सील करके एग्जामिनेशन के लिए बरेली भेजा है। उसमें उद्देश्य हमारा ये है कि जो भी केमिकल इसमें आया है, जो उनका कॉज ऑफ डेथ से, यदि केमिकल क्लियर होता है तो हम उसको ट्रेस करेंगे कि सिलेंडर कहाँ से आया और इसकी कहाँ पे यूज होता है सिलेंडर, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और साथ में जो मुलजिम है उस तक हम लोग पहुंच सकें। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के 5000 के लेन देन को लेकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 13 जून को सुनील नाम के युवक ने अपने ही दोस्त अंकित की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए सीओ सदर बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि यूपी के अमरोहा निवासी अंकित और लखीमपुर खेरी निवासी सुनील मिश्रा हरिद्वार के सिडकुल की एक कंपनी में काम करते थे। सुनील ने अंकित को 5000 रुपए उधार दिए थे। कई बार मांगने के बावजूद अंकित ने जब पैसे नहीं लौटाए तो 13 जून की रात सुनील ने गुस्से में चाकू से गोदकर अंकित की हत्या कर दी और फरार हो गया। ऐसे में पुलिस ने आरोपी सुनील मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया है। अंकित नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी। वो नौगांव सादात अमरोहा का रहने वाला था, यहाँ फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उस आधार पे जो है पुलिस द्वारा जो है, चूंकि अननोन केस था, काफ़ी प्रयास किए गए, काफ़ी कोई रंजिश सामने नहीं आई। लगातार सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की सहारा लिया गया तो उसमें जो है एक सुनील नामक जो व्यक्ति है उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने हत्या करना कबूल किया है और 5000 रुपए का लेन देन का मामला था, उसी कारण इसने हत्या की गई है। सुनील मिश्रा को जो है गोला उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे चाकू बरामद किया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसका सहारा लिया गया है। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।